हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। बच्चों, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में। अगर मैं पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में बात करूं तो पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। इससे आप क्या समझते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर? तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव नेचर हो जाना मेटल्स का। ये कब होता है? जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं। तो मेटल्स का जो टेंडेंसी होता है वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, कहाँ पर? उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, या दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, या तीन इलेक्ट्रॉन देने के लिए मिलता है। और जितनी भी हमारे एलिमेंट्स हैं वे एक्वायर करना चाहते हैं ऑक्टेट, मतलब वो अपने ऑक्टेट को नोबल गैस की तरह कंप्लीट करना चाहते हैं, या अपने डुप्लेट को नोबल गैस की तरह कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए वो अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर उनके एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको वो लूज करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको लूज करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको लूज करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं, माने कि कैटायन बनाते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन को लूज करके। फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बन जाएगी और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा, मीन कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह से एल्युमिनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है, तो ये अपने आउटरमोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन जाएगी? Al3+, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए उनके आउटरमोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज करेंगे। तो ये हमारा पहला केमिकल प्रॉपर्टी हो गया मेटल्स का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। आपको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। इसी तरह से अब हम बात करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, आपका केमिकल प्रॉपर्टी है जो मेटल्स का, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि जनरली क्या होते हैं, मेटल्स हमारे एटमॉस्फेयर में पड़े रहते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी 21% है। तो ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं? हम ये भी जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 96 मेटल्स हैं। तो इतने सारे मेटल्स हैं तो अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स भी हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है जनरली वो बेसिक होता है। कैसा होता है? दे आर बेसिक इन कैरेक्टर। वो कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, और जो बेसिक होते हैं नेचर में क्या होते हैं, वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में टर्न कर देते हैं। इसी तरह से मेटल ऑक्साइड भी लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में टर्न कर देंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम और पोटेशियम दो मेटल्स हैं, इनको हमें केरोसिन ऑयल में ही हमेशा डिप करके रखना पड़ता है, या फिर वैक्स से हमें लपेट के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो गए तो ये एटमॉस्फेयर की एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये काफी एक्सप्लोजिव रिएक्शन करते हैं, एकदम से जल जाते हैं, एकदम फट जाते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पर कि मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रही हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हैं, और क्या बना रही हैं? आपका मेटेलिक ऑक्साइड बना रही हैं। जब पोटेशियम के, हमारा पोटेशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड। आप चाहें तो इसको बैलेंस भी कर लें, क्योंकि हर रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है आपका सोडियम ऑक्साइड। चलिए इसको भी हम जल्दी से बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को हमेशा O2 के फॉर्म में ही लिखेंगे, अकेला O नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको नेचर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ही मिलता है। इसी तरह से जल्दी से कैल्शियम के साथ भी देख लेते हैं। कैल्शियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम का जो आटोमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है, तो लूज करके ये 2 पॉजिटिव कैटायन बनाएगा।
इसको भी हमने बैलेंस कर लिया। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। और भी हम लोग यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। एल्युमिनियम के बारे में भी आपने पढ़ा है कि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको भी हम लोग जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि हर रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और रिएक्शन देखते हैं। जो जिंक है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पर कि हम देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं आपकी किसके साथ, अलग 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 मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे बनता है Fe3O4। यहाँ पे आयरन अपने दो ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक्चुअली Fe3O4 का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो FeO.Fe2O3 है। यहाँ पर एक आयरन आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में है और एक आयरन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में है। यहाँ पे कंबाइन करके Fe3O4 लिखा गया है। तो कभी कभी आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जा सकती है यहाँ पर आयरन की, तो आपको 2 और 3 दोनों लिखना है क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर ही Fe3O4 बना है। कॉपर के साथ जो कि एक काफी लेस रिएक्टिव मेटल है, उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बनाता है ये कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं जो जनरली बेसिक होते हैं कैरेक्टर में, और कुछ जो आपकी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या है बेटा, आपने गिरगिट देखा है ना, जैसे कि वो रंग बदलता है टाइम टाइम पर, ऐसे ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी हैं। ये जैसी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपना रंग बदल लेती है। मतलब ये ऐसे ऑक्साइड है जो कभी कभी एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और कभी कभी बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाले जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, और इन केस अगर बेस इनके साथ आ गया रिएक्शन करने के लिए तो ये मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसी नेचर को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दोज ऑक्साइड्स व्हिच शो एसिडिक एज वेल एज अ बेसिक नेचर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में कौन कौन आ सकता है, एग्जाम्पल में आपका जिंक ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक है नेचर में, गिरगिट है ये मेटल ऑक्साइड्स का, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी गिरगिट माने कि एम्फोटेरिक नेचर में है। तो हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपके कैसे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं कैरेक्टर में, लेकिन जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब दे रिएक्ट एज बोथ एसिडिक बिहेवियर एंड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है हाउ विल यू शो दैट जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। आप कैसे बताएंगे कि जो जिंक ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है नेचर में। तो कुछ नहीं, एक बार हम लोग क्या करते हैं इसका रिएक्शन करवा लेते हैं जिंक ऑक्साइड का किसी एसिड के साथ, और एक बार हम जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा लेते हैं किसी बेस के साथ। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो चलो देखते हैं। जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब ये बेस की तरह बिहेव करती है। आपको पता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमको सॉल्ट एंड वाटर बनता हुआ दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है वो बेसिक है। इसी तरह से हम यहाँ पे किसी बेस के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं, और ये वाला जो रिएक्शन है हम लोग चैप्टर नंबर 2 में काफी पढ़े हैं। यहाँ पर भी आपका सोडियम जिंकेट करके सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर लिबरेट होता है। तो दोनों में ही आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब ये है कि एसिड के साथ ये बेस की तरह बिहेव कर रही है और बेस के साथ ये एसिड की तरह बिहेव कर रही है। तो आपको भी अपना आंसर ऐसे ही देना है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है। जिस तरह से जिंक ऑक्साइड के लिए पूछा गया है उसी तरह से आपसे एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए भी पूछा जा सकता है कि आप कैसे बताएंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक है नेचर में। तो इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक बार एसिड के साथ रिएक्शन करवा के देख लेंगे, और जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है
और साथ में वाटर भी लिबरेट हो रहा है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। जब हम इसको बैलेंस करके देखते हैं तो हम देखते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड के 2 मोल्स बन रहे हैं और वाटर के 3 मोल्स। तो इस वक्त ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, इसलिए ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह से अब हम इसका बेस के साथ रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। जब हम इसका बेस के साथ रिएक्शन करवा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हमको सोडियम एल्यूमिनेट बनता हुआ दिख रहा है जो कि एक सॉल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये जब बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और जब ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो ये हमारा बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या है, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, राइट। तो हम कह सकते हैं दैट एल्युमिनियम ऑक्साइड आल्सो शोज एम्फोटेरिक नेचर। बच्चों, ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो लोग क्या कहलाते हैं, वो लोग एल्कली कहलाते हैं, एंड दे फॉर्म एल्कली। तो अब हम देखेंगे विद एग्जांपल ऐसे कौन कौन से आपके मेटल ऑक्साइड हैं जो कि वाटर डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपका सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, माने कि रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर डिसॉल्व होकर क्या कर लेते हैं, वो वाटर डिसॉल्व होकर एल्कली बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये कैसे हो गए, एल्कली। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो बच्चों, जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड। साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो बेटा ये हाइड्रोजन गैस काफी ज्यादा रिएक्टिव गैस है। अगर हम यहाँ पे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर हम एक्टिव मेटल जैसे कि आपकी सोडियम और पोटेशियम के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है इट कैचेस फायर, राइट, इट कैचेस फायर, और ये जो रिएक्शन होगा काफी एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमें संभल के करवाना होता है बिकॉज ये हाइड्रोजन कैचेस फायर। उसके बाद आपका इसके बाद के जो मेटल्स है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो ये रिएक्शन कर लेते हैं, बट ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम है उससे जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है, और हल्की होने की वजह से ये गैस जो है, ये जो मेटल्स है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं वाटर पर, दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी नोबल गैसेस के बारे में, तो वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं और वो मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि एक्टिव मेटल है, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो फायर तो लगेगा ही लगेगा, आग तो लगी जाएगी, बट स्टिल रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती हैं। उसके बाद जो सोडियम है उसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं एल्युमिनियम का वाटर के साथ तो यहाँ बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट होता है। अगर हम यहाँ रिएक्शन करवाते हैं जिंक का वाटर के साथ तो हमारा बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जब आयरन का हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं
तो यहाँ पे बनता है Fe3O4, जहाँ पे कि आयरन सेकेंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आएगा 3 और यहाँ पर आपका आएगा 4। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स विद वाटर, ठीक है, जो हमने काफी ज्यादा हम लोगों ने बात कर ली है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अगर जो मेटल्स हैं वो आपकी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा रही है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं मेटल्स, तो क्या होता है, अगर मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वही आप लोग ये रिएक्शन पढ़ भी चुके हो सेकंड चैप्टर में कि जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वही रिएक्ट कर पाते हैं, और जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे वो रिएक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपका मेटल का सॉल्ट बनता है, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है, इसका रिएक्शन हम लोग इसके साथ करवाएंगे, एसिड के साथ करवाएंगे, और यहाँ पे आपका बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ लिबरेट होती है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर जिंक का रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड के साथ तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एक खास बात यह है कि जो नोबल आपकी मेटल्स हैं, क्या है, जो नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स कौन से हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे आती है, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ठीक है, प्लेटिनम हुआ, ये रिएक्ट नहीं करती हैं एसिड्स के साथ, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती है कि एसिड के H पॉजिटिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, दे कैन नॉट डिस्प्लेस दी H पॉजिटिव फ्रॉम द मेटल्स। इसके अलावा एक खास बात और है कि जो आपके नाइट्रिक एसिड है, आपने देखा होगा कि मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करवाई, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है अगर हम मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो बेटा यहाँ पे आपके सॉल्ट के साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। क्यों, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हमको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मैग्नीज है और मैग्नीशियम है, ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही बनाती है, वाटर नहीं बनाती। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो एक्सेप्शंस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो हमको अच्छे से समझने हैं। अगर मैग्नीज के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे अगर मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट होगा। अगर हम बात करते हैं एक्वारेजिया के बारे में, एक्वारेजिया क्या है, देखिए बहुत सारी रिएक्शन में हमको मेटल्स को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो नॉर्मल एसिड में आपकी जो मेटल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होती, तो उसके लिए हमको स्पेशल सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया होता क्या है, ये होता है 3:1 रेशियो। इसका 3 पार्ट्स हमको क्या लेना है, 3 पार्ट्स हमको HCl एसिड लेना है और 1 पार्ट हमको क्या लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है। अगर आप 100 ml बना रहे हो तो 75 ml आपको HCl लेना है और 25 ml आपको नाइट्रिक एसिड लेना है। इसको पुराने जमाने में रॉयल वाटर भी कहा जाता था, क्योंकि ये क्या करते थे पुराने जमाने में, जो ठग लोग होते थे वो लोग आपके घरों पर आपका गोल्ड का सिल्वर का सामान साफ करने के बहाने वो एक्वारेजिया में डिप करते थे, और जो लेयर होता था, अपर लेयर होता था गोल्ड का सिल्वर का, वो उसको लेके चले जाते थे, आपको पता भी नहीं चलता था। तो क्या होता है कि एक्वारेजिया इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है और काफी ज्यादा कॉरोसिव होता है कि ये मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेता है। एंड कैसा है, फ्यूमिंग लिक्विड है, जब भी बनेगा तो धुआं धुआं ऊपर से आपको नजर आएगा, और इसका काम होता है डिसॉल्व करना मेटल्स को। इसका काम क्या है, डिसॉल्व करना मेटल्स को। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3:1 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। इसका काम क्या है, इसको हम मेटल्स जो डिसॉल्व नहीं होती उसको डिसॉल्व कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में काफी ज्यादा पढ़कर आए हैं, वो है आपका
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके लिए आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को भी लर्न करना पड़ेगा। अगर मैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो सबसे ऊपर आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर आपका कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर आपका एल्युमिनियम है, जिंक है, देन आयरन है, उसके बाद आपका टिन, लेड, उसके बाद आपका हाइड्रोजन आता है। इसके नीचे फिर और भी कम रिएक्टिव मेटल कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम भी आता है। इसका ट्रिक भी मेरे वीडियोस में है कि आप इसको कैसे इजी ट्रिक से लर्न कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस। तो देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग कुछ रिएक्शन के बारे में बात करें तो हमने बताया अभी आपको कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सोल्यूशन है आयरन, so iron is more reactive metal than copper, then iron is going to displace the copper from its salt solution। तो यहाँ पर आपका आएगा FeSO4 डॉट Cu। अब कॉपर है तो ये क्या है, ये आपका ब्लू कलर का था, ये आपका कलर चेंज आपको देखने के लिए मिलता है, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, राइट। उसके बाद और भी रिएक्शन लोग देख सकते हैं। जो फेरस सल्फेट है ये रिएक्ट करता है जिंक के साथ और यहाँ पे बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट प्लस आयरन, राइट। इसके बाद हम लोग और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, और भी हम केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स की हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो मेटल्स है, क्लोरीन क्या है, आपका एक तरह से देखा जाए तो नॉन मेटल है। जब मेटल्स रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ तो ये आयनिक क्लोराइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, आयनिक क्लोराइड। क्योंकि आपका जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आयनिक कंपाउंड बनाता है, ये बनाते हैं आयनिक क्लोराइड। तो हम लोग यहाँ पे कुछ रिएक्शंस को लेके बात कर लेते हैं। जैसे सोडियम है, ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये एक तरह से आयनिक कंपाउंड है। हम जब यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स के बारे में देन नो कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन के गेनिंग और लूजिंग से जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद जो आयरन है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर आपका आएगा फेरिक क्लोराइड। तो ये रिएक्शंस आपको देखनी है जहां पर कि मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं। उसके बाद अनदर केमिकल प्रॉपर्टी जो कि 7th नंबर का केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको बेसिक रिएक्शन पढ़ना पड़ता है बस। मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड। क्या बनाते हैं यहाँ पर, ये बनाते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। तो इसके कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्टली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज बोथ फॉर्म पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आयन बनाता है, ये भी पॉजिटिव आयन बनाता है, तो रिएक्ट नहीं करते हैं। ओनली वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, जो काफी ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वही आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। उसके बाद पोटेशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्राइड। उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्राइड। उसके बाद कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड। तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अदर सब्सटेंस। तो जो मेटल्स हैं ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर सब्सटेंस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके दूसरे को प्रोवाइड करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। तो यहाँ पे मेटल्स की सारी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जिस तरह से हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी उतनी सारी आपकी नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो काफी ज्यादा मैच करती है लेकिन अपोजिट है कि वो पॉजिटिव बनाते थे इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके
नेगेटिव आयन बनाते हैं जिसको कि हम एन आयन भी कहते हैं। ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस, राइट। व्हाट वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जनरली, जैसे कि क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। तो ये जो क्लोरीन है, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरा करने वाला चाहता था। अगर लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इसी तरह से हम और भी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। जिस तरह से आपके मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते थे, उसी तरह से नॉन मेटल्स आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। ये जो होते हैं जनरली या तो एसिडिक होते हैं नेचर में या फिर न्यूट्रल होते हैं। एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं नेचर में। तो जब कार्बन जो कि नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम कैसे प्रूव करेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड है? जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो एक कार्बोनिक एसिड बना लेगा। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह से जो सल्फर है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सल्फरस एसिड, जिससे कि हम बता सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी आपका कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम और भी बातें करते हैं यहाँ पे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि ज्यादा नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के बारे में बात करना था। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हुआ, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड है ये? दे आर एसिडिक ऑक्साइड। इसके बाद हम बात करें कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये काफी ज्यादा पॉइजनस गैस है। वाटर है, ये भी आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ये एसिड नहीं बनाते, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कैसे हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। उसके बाद जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते आपके डाइल्यूट एसिड के साथ। दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड एंड वाटर, बिकॉज दे कैन नॉट रिड्यूस H आयन इनटू हाइड्रोजन गैस, दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट विद दैट। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपकी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, वो कंप्लीट हो जाती है। बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।